हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो जैसा कि आज से हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे बीपीएससी 4.0 के लिए, और ये जो क्लास है सभी लोगों के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जैसे 1 to 5 पीआरटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12 सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही लाभदायक क्लास हो जाता है। हम लोग आज के बाद जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक से प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। पहली प्राथमिकता हमारा ये होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा लास्ट बार है और इसमें हमारा जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर हो ये होना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग एक बार कोशिश करेंगे अच्छे तरीके से अपने टॉपिक को जो सिलेबस में है उसको पढ़ने का, बहुत ज़रूरी है ना। चलिए तो हम लोग प्रारंभ करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हम लोगों ने पहला क्लास में सिर्फ टॉपिक देखा था कि हमें किन किन टॉपिक पे फोकस करना चाहिए और प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं। पहली बात, जब हमें ये समझ में आ जाता है कि हमें राष्ट्रीय आंदोलन में ये सारे टॉपिक पढ़ना है, तब क्लियर हो जाता है, सब चीज़ें साफ नज़र आने लगता है कि अब हमें यहाँ से ही पढ़ना है। चाहे कहीं भी पढ़िए, बैठ के पढ़िए, सेल्फ स्टडी तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, सेल्फ स्टडी करना ही पड़ेगा। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सरल बनाने के लिए इसको 3 भागों में बांटा गया। पहले इसको देखिए, 3 भागों में बांटा गया, जो 1885 से लेकर के 1905 के काल को हम लोग उदारवादी चरण कहते हैं। उदारवादी चरण, चीज़ों को समझते चलिए, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, लिखते चल सकते हैं। और दूसरा जो चरण है 1905 से लेकर के 1919 तक, 1919 तक के काल को हम लोग उग्रवादी चरण कहते हैं, उग्रवादी चरण कहा जाता है। और तीसरा एज जो है हमारा 1919 से लेकर के 1947 या 48 कह सकते हैं। इस काल को हम लोग गांधी युग के नाम से जानते हैं, इसे हम लोग गांधी चरण के नाम से जानते हैं। यानी कि 3 चरण में हम लोगों ने बांट करके इसको हम लोग पढ़ेंगे। पहला चरण हो जाएगा 1885 से लेकर के 1905 के काल को हम लोग उदारवादी चरण कहते हैं, और दूसरा 1905 से लेकर के 1919 के काल को हम लोग उग्रवादी चरण कहते हैं, और तीसरा हो जाएगा 1919 से लेकर के 1947 या 48 के कालखंडों को हम लोग गांधी चरण के नाम से जानते हैं। अब हमें पढ़ना है प्रथम, यानी कि उदारवादी चरण में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कांग्रेस। हम लोग यहाँ पे कांग्रेस देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से हमेशा बीपीएससी प्रश्न बनाया है, पूछता रहा है। कांग्रेस की स्थापना से, कांग्रेस के अधिवेशन से सबसे ज़्यादा सवाल पूछा गया है, इसलिए हम लोग पहले स्थापना देखेंगे, बाद में अधिवेशन देखेंगे और कांग्रेस के बारे में किन लोगों ने क्या कहा, कांग्रेस के सिद्धांत जो है उसको भी हम लोग देखेंगे, ताकि हम लोग इस तरह से अपना स्टडी करें कि हमारा प्रश्न छूटे ही ना। सबसे पहली बात है नहीं छूटे, आपको भी लगे कि हम जहाँ पढ़े हैं वहाँ हमें इसका फ़ायदा मिला है, हमको बेनिफिट मिला है। तो कांग्रेस की जो स्थापना है, यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है एक ब्रिटिश अधिकारी के द्वारा किया गया, एक ब्रिटिश अधिकारी के द्वारा किया गया, जिसका नाम है A.O. ह्यूम, जिसका नाम है A.O. ह्यूम नाम है। A.O. ह्यूम जो है स्कॉटलैंड के निवासी थे, लेकिन अंग्रेजी सरकार में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में सिविल सर्वेंट थे। लेकिन जब इनका सेवानिवृत्ति हो जाता है तो भारत को ही पसंद करते हैं रहने के लिए, और भारत में रहने लगते हैं। इनका मानना है कि जिस तरीके से, यानी कि 1857 की क्रांति के बाद जिस तरीके से इसका प्रभाव दिखने लगा और राष्ट्रीय चेतना का जब विकास होने लगा, तब इनको यह एहसास हुआ कि एक राष्ट्रीय मंच की
ज़रूरत पड़ रही है ताकि सभी लोग इकट्ठा होकर के उस मंच से अपने अधिकारों की मांग कर सकें। इसके लिए उन्होंने कलकत्ता में स्नातकों को पत्र लिखा। इसके लिए उन्होंने कलकत्ता में स्नातकों को पत्र लिखा और उन्होंने बम्बई का दौरा भी किया। इसके लिए बम्बई का दौरा भी किया ह्यूम ने। इसके लिए उन्होंने कलकत्ता के स्नातकों को पत्र भी लिखा और बम्बई का दौरा भी किया। वो समय है मार्च 1885 का। वो समय है मार्च 1885 का, जब उन्होंने एक नई संस्था की घोषणा की और इस नई संस्था का नाम था इंडियन नेशनल यूनियन। इंडियन नेशनल यूनियन नाम था और इसी इंडियन नेशनल यूनियन का नाम बदल करके कांग्रेस रख दिया गया और इस कांग्रेस का नामकरण जो है वह दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। एक नई संस्था का विचार आया ह्यूम के दिमाग में मार्च 1885 के समय और इस संस्था का नाम था, प्रारंभ में कांग्रेस का जो प्रारंभिक नाम था इंडियन नेशनल यूनियन था। पूना सार्वजनिक सभा ने अपने ऊपर उत्तरदायित्व लिया, ये भी देख लिए। पूना सार्वजनिक सभा ने अपने ऊपर उत्तरदायित्व लिया कि हम बम्बई में, हम पूना में इसका सारा का सारा प्रबंध करेंगे और जितना भी कोष से संबंधित जो फंड का जो जुगाड़ था वो सारा का सारा हम यहाँ पर अपना जो भी हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी दिया गया है वो सब हम निभाएंगे। यह पूना सार्वजनिक सभा ने यह जिम्मेदारी खुद अपने ऊपर लिया था, लेकिन पूना में प्लेग फैल जाने के कारण यह स्थापना यहाँ पर न होकर के बम्बई के, बहुत इंपॉर्टेंट है, बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसका स्थापना किया गया। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पूछा जाता है, संस्कृत विद्यालय में इसकी स्थापना हुई। बम्बई में इसकी स्थापना हुई कांग्रेस का, और कांग्रेस का जन्म यहाँ पर हुआ 28 दिसंबर 1885 को जन्म होता है और वह दिन है रविवार। रविवार को कांग्रेस का जन्म होता है, रविवार को। और टाइम की बात करें, समय की, हो सकता है कभी कभी आपसे पूछ दे, समय है 12 बजे दिन में। 12 बजे दिन में कांग्रेस का जन्म होता है बम्बई में। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। वो दिन रविवार है और समय 12 बजे दिन में। पूना में इसलिए नहीं हुआ कि वहाँ पर प्लेग फैल गया, और प्लेग फैलने के कारण वहाँ से स्थानांतरित होकर के बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसकी स्थापना यहाँ पर किया गया। और यहीं पर ही बम्बई अधिवेशन, यानी कि कांग्रेस का पहला बम्बई अधिवेशन जो हुआ, इसके पहले अध्यक्ष हिंदू थे जिसका नाम था WC बनर्जी। प्रथम जो अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष से हमेशा पूछता है, प्रथम अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो है, जो बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता की, उनका नाम था WC बनर्जी, जिनको व्योमेश चंद्र बनर्जी भी कहा जाता है। व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष बने और ये प्रथम हिंदू थे, प्रथम हिंदू अध्यक्ष थे, इसके प्रथम हिंदू अध्यक्ष थे। और इस प्रथम अधिवेशन में जो लोग शामिल हुए,
लगभग 100 लोग शामिल हुए, लेकिन इनमें से 72 लोगों ने ही इसकी सदस्यता प्राप्त की। 72 लोगों ने ही इसकी सदस्यता प्राप्त की। इम्पोर्टेंट है, सदस्यता प्राप्त की, जिसमें सबसे ज़्यादा 38 सदस्य जो थे वह बम्बई के थे। पूछा जाता है 38 सदस्य जो थे बम्बई के थे, और दूसरा जो सबसे ज़्यादा संख्या था वो मद्रास का था। 21 व्यक्ति शामिल हुए थे मद्रास से शामिल हुए थे, और मात्र 3 ही व्यक्ति शामिल हुए बंगाल से। 3 व्यक्ति ही शामिल हुए यहाँ बंगाल से शामिल हुए, और उत्तर प्रदेश से 7 लोग शामिल हुए, और यहाँ पर पंजाब से 3 लोग शामिल हुए। यानी कि प्रथम अधिवेशन में 100 लोग भागीदार लिया, लेकिन सदस्यता मात्र 72 लोगों को ही प्राप्त हुई, जिसमें सबसे ज़्यादा जो सदस्य शामिल थे वह बम्बई के थे, और बम्बई से 38 लोग इसमें शामिल हुए, और मद्रास से 21 लोग शामिल हुआ, और बंगाल से 3 लोग शामिल हुए, उत्तर प्रदेश से 7 लोग शामिल हुआ, और पंजाब से यहाँ पे 3 लोग शामिल हुआ। इस प्रथम अधिवेशन में 9 प्रस्ताव ही पारित किए गए। प्रथम अधिवेशन में 9 प्रस्ताव जो है 9 प्रस्ताव पारित हुए, और इसमें सबसे ज़्यादा सदस्यों की जो संख्या थी वह वकीलों का था। वह पेशे से वकील थे, वही लोग सबसे ज़्यादा शामिल थे, और यही वजह था कि इस कांग्रेस को इस समय वकीलों की पार्टी लोग कहना शुरू कर दिया। वकीलों की पार्टी, कांग्रेस को वकीलों की पार्टी भी कहा जाने लगा, वकीलों की पार्टी कहा जाने लगा ये कांग्रेस को। अब जब कांग्रेस की यहाँ पर गठन हो गया, तब यहाँ पर देखिए कांग्रेस है ना, ये जो कांग्रेस है, कांग्रेस जो है, यह जो नाम है दादा भाई नौरोजी ने दिया। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए है ना, तो उत्तरी अमेरिका यानी कि नॉर्थ अमेरिका का शब्द है, लैटिन शब्द है, जिसका नाम होता है, जिसका आशय है, जिसका अर्थ होता है लोगों का समूह। यानी कि अमेरिका के संसद का जो नाम है वह कांग्रेस हो जाता है। अमेरिका के संसद का नाम कांग्रेस हो जाएगा। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि इस कांग्रेस की जो स्थापना किया, इस कांग्रेस की जो स्थापना किया उसका नाम है ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम से भी कभी कभी प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, जैसे कांग्रेस की जो स्थापना है, कांग्रेस की स्थापना किसने किया पूछा जाता है, तो कांग्रेस की स्थापना किया ए.ओ. ह्यूम ने। ए.ओ. ह्यूम ने किया। कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया, और ए.ओ. ह्यूम जो है, ए.ओ. ह्यूम ये स्कॉटलैंड के निवासी हैं। अब यहाँ पर देखिए स्कॉटलैंड के ये निवासी हो जाते हैं। कांग्रेस की स्थापना करने के वजह से ही ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा जाता है। इनको कांग्रेस का पिता कहा जाता है, कांग्रेस का जनक कहा जाता है। ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का पिता और कांग्रेस का जनक कहा जाता है। ए.ओ. ह्यूम को शिमला का संत भी कहा जाता है। ए.ओ. ह्यूम को ही, पेन चेंज कर लिया जाए, इन्हीं को शिमला का संत कहा जाता है। ए.ओ. ह्यूम को शिमला का संत कहा जाता है, और ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का महासचिव भी कहा जाता है। बहुत बार पूछा हुआ है, कांग्रेस का महासचिव कहा जाता है। और आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा दिन तक ये महासचिव रहे, यानी कि 1885 से लेकर के 1907 तक, है ना, 1907 तक ये कांग्रेस के महासचिव रहे। ए.ओ. ह्यूम को यहाँ पर भी देख लेते हैं, ए.ओ. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। ए.ओ. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है इनको।
और एओ ह्यूम के जो जीवनी लिखा उसका नाम था बेंडर वर्ण। ये भी देख लीजिए, इनकी जो जीवनी लिखा, जीवनी जो लिखा उसका नाम था बेंडर वर्ण नाम था, जिसने इनकी जीवनी लिखी थी। एओ ह्यूम से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जितने भी प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं बस इतना ही प्रश्न है। एओ ह्यूम को, क्योंकि कांग्रेस की स्थापना में सबसे बड़ा योगदान एक ब्रिटिश अधिकारी का है, ब्रिटिश अधिकारी का जिसका नाम है एओ ह्यूम। और एओ ह्यूम जो है स्कॉटलैंड के निवासी थे, लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने भारत को ही पसंद किया रहने के लिए। तब उनके दिमाग में आया कि क्यों ना हम एक ऐसा मंच तैयार करें, एक ऐसे मंच की स्थापना करें, क्योंकि 1885 में कांग्रेस की स्थापना के पहले अगर हम लोग जाएंगे तो बहुत क्षेत्रीय लेवल पे काम हो रहा था राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने के लिए, लेकिन कोई संघीय या केंद्रीय कोई संगठन नहीं था। वो संगठन कांग्रेस बन करके पूरा हो गया, और इस कांग्रेस की स्थापना के पीछे सर्वाधिक योगदान एओ ह्यूम का है। और यही वजह है कि कांग्रेस का पिता इनको कहा जाता है और कांग्रेस का जनक भी कहा जाता है, शिमला के संत भी कहा जाता है और कांग्रेस के महासचिव कहा जाता है, क्योंकि महासचिव 1885 से लेकर के 1907 ईस्वी तक ये रहे। और हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से भी जाना जाता है एओ ह्यूम को, और एओ ह्यूम पर जो जीवनी लिखा उनका नाम था बेंडर बर्न हो जाता है, बेंडर बर्न। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ना, इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इस समय पूछा जाता है कभी कभी कि कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय, है ना, भारत का वायसराय कौन था? तो वायसराय यहाँ पर डफरिन था, है ना, डफरिन। इसलिए कभी कभी पूछा जाता है कि कांग्रेस जो है डफरिन के दिमाग का उपज था, ये भी कहा जाता है। तो भारत का वायसराय इस समय कौन था? तो डफरिन हो जाता है। और कांग्रेस की उत्पत्ति के दो सिद्धांतों को बस देख लीजिए। कांग्रेस की उत्पत्ति के सिद्धांत देखिए, सिद्धांत। और यहाँ पर दो सिद्धांत हम लोग देखते हैं जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, एकदम डिटेल्स में आपको करा, फैक्ट की भरमार रहेगी यहाँ पर। आपको अपनी स्कोर खड़ा करने से मतलब है, अपने एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने से मतलब है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से प्रश्न आपका गड़बड़ नहीं होना चाहिए अगर अच्छे तरीके से आप पढ़िए तो कांग्रेस की उत्पत्ति के संदर्भ में दो बातें हो जाती है सिद्धांत में। एक सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत है, एक हो जाता है सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत। और सेफ्टी बल्ब का जो सिद्धांत है ये लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया। ये जो सिद्धांत है लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया। और दूसरा सिद्धांत है तड़ित चालक का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत हो जाएगा जिसको हम लोग तड़ित चालक का सिद्धांत बोलते हैं। और ये जो सिद्धांत है दिया गोपाल कृष्ण गोखले ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया। ये दिया गोपाल कृष्ण गोखले ने। इसके बाद हम लोग, है ना, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अधिवेशन, क्योंकि अधिवेशन ही सबसे इम्पोर्टेंट है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस में अभी जितने सवाल पूछे जाते हैं, सर्वाधिक प्रश्न जो है कांग्रेस का जो अधिवेशन है, अधिवेशन कब हुआ, कहाँ पर हुआ, उसकी अध्यक्षता किसने की, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि उस अधिवेशन की विशेषता क्या है। विशेषता पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि अभी तक जितने भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं विशेषता, आखिर कांग्रेस के अधिवेशन में क्या हुआ था उसके बारे में बीपीएससी बार बार प्रश्न पूछ रहा है। तो इसके बाद हम लोग कांग्रेस अधिवेशन की जितने भी हमारे पास आयाम होगा उसको हम लोग अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे, है ना। तो चलिए, आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत अच्छा लगा आपके सपोर्ट, क्योंकि आप लोगों ने ऑफलाइन टीचर को ऑनलाइन टीचर में तब्दील कर दिया, है ना। और हम यहाँ पे कोशिश करेंगे एक भी प्रश्न आपका ना छूटे, क्योंकि आपका लास्ट एग्ज़ाम है ना।
जितना हमसे बनता है वो सारा चीज़ हम कोशिश करेंगे करने के लिए। अगर कांग्रेस उठा करके आप जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं बीपीएससी में, आप देखिएगा एक भी प्रश्न आपसे है ना गड़बड़ नहीं होगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं। ज़रूर लाइक कम से कम करिए, लाइक और कमेंट्स चलते रहना चाहिए, है ना, अच्छा लगता है, एनर्जी मिलते रहता है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोग। हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे आप लोग। अभी हम लोग उपस्थित हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्लास में, और हम लोगों ने अभी प्रथम चरण ही पढ़ रहे थे जिसको हम लोग उदारवादी चरण कहते हैं। और उदारवादी चरण में हम लोग 1885 कांग्रेस की स्थापना देखे, और कांग्रेस की स्थापना के बाद हम लोग यहाँ पर इम्पॉर्टेंट जहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, अधिवेशन अब हम लोग पढ़ेंगे, अधिवेशन। और आपको हम बता दें, जब हमारा टॉपिक, जैसे मानते हैं कि अगर हमारा कांग्रेस समाप्त होगा, उसके बाद इससे रिलेटेड जितना भी प्रश्न बनता है, जितना भी प्रश्न पूछा गया है, उन सारे प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। फिर वहाँ पर आप खुद इसको देखिएगा, 3.0, री एग्ज़ाम 2.0, 1.0, और विगत वर्षों में बीपीएससी ने जितना भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है, उन सारे प्रश्नों से रिलेटेड, कांग्रेस से संबंधित जितना भी प्रश्न पूछा है, टॉपिक वाइज हम लोग कर रहे हैं, टॉपिक वाइज एमसीक्यू भी करेंगे, ताकि आपकी तैयारी एक ही बार में पूर्ण हो जाए। तो चलिए हम लोग प्रारंभ किया जाए। महत्वपूर्ण अधिवेशन, सारा अधिवेशन ही करना है। सारा अधिवेशन के चक्कर में क्या होगा ना कि बहुत लेंदी हो जाएगा। तो जो इम्पोर्टेंट है, जो लगता है कि ये हमें पढ़ना चाहिए एग्ज़ाम के व्यू से, मैंने पहले ही कहा था कि स्कोर बढ़ाना है, आपको रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट से मतलब रखिए, है ना। तो ये है महत्वपूर्ण अधिवेशन हो जाएगा, महत्वपूर्ण अधिवेशन। और महत्वपूर्ण अधिवेशन में सबसे जो जरूरी है, 1 से लेकर के 4 अधिवेशन को याद रखना बहुत जरूरी है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अधिवेशन। पहला अधिवेशन कहाँ हुआ, कब हुआ, कौन अध्यक्ष था, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसी तरीके से। तो प्रथम अधिवेशन की हम लोग बात करें, यहाँ पर प्रथम अधिवेशन जो हुआ, प्रथम अधिवेशन, प्रथम कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, ये अधिवेशन होता है बंबई में। यह अधिवेशन हुआ बंबई में, इसका अधिवेशन हुआ, प्रथम अधिवेशन बंबई में, और यह होता है 1885 में इसका अधिवेशन हुआ। और यहाँ पर इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं WC बनर्जी, WC बनर्जी बनाए जाते हैं, WC बनर्जी। और ये पहला हिंदू अध्यक्ष होते हैं, पहला हिंदू अध्यक्ष होते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम हिंदू अध्यक्ष कौन बना, तो WC बनर्जी। और ये WC बनर्जी प्रथम अधिवेशन जो बंबई में हुआ, जिसकी अध्यक्षता WC बनर्जी ने किया, और यह 1885 में यह अधिवेशन हुआ। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे द्वितीय अधिवेशन। द्वितीय अधिवेशन जो है यहाँ पर, द्वितीय अधिवेशन, यह द्वितीय अधिवेशन आपको होता है कलकत्ता में। द्वितीय अधिवेशन कलकत्ता में होता है, और ये हुआ 1886 में हुआ, 1886 में यह अधिवेशन होता है, दूसरा अधिवेशन। और इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं दादा भाई नौरोजी, बहुत इंपॉर्टेंट है, दादा भाई नौरोजी यहाँ पर इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं, नौरोजी। और ये प्रथम पारसी अध्यक्ष थे, यह प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। द्वितीय कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया, और यह प्रथम पारसी अध्यक्ष थे, और यह अधिवेशन 1886 में होता है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे हम लोग तृतीय अधिवेशन। तृतीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ मद्रास में।
यहाँ पर होता है मद्रास में इसका अधिवेशन हुआ और यह हुआ 1887 ईस्वी में होता है। यानी कि कांग्रेस का तृतीय अधिवेशन हुआ मद्रास में 1887 में, जिसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं बदरुद्दीन तैयब जी। इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं बदरुद्दीन तैयब जी बनाए जाते हैं। तैयब जी बनाए जाते हैं और यह प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हो जाते हैं। ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हैं, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हो जाते हैं, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं चतुर्थ यानी कि चौथा कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ, चौथा कांग्रेस का अधिवेशन हुआ इलाहाबाद में। चतुर्थ जो है चौथा कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है, यह अधिवेशन हुआ इलाहाबाद में, इलाहाबाद में हुआ, इलाहाबाद हुआ और यह 1888 में इसका अधिवेशन होता है, ये वाला। और यहाँ के अध्यक्ष बनाए जाते हैं जॉर्ज यूले, जॉर्ज यूले बनाए जाते हैं और यह प्रथम अंग्रेज हैं, यह प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष हो जाते हैं, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बनाए जाते हैं। यानी कि चौथा जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ वह इलाहाबाद में हुआ, इसीलिए इसको इलाहाबाद अधिवेशन भी कहते हैं। और यह इलाहाबाद अधिवेशन 1888 में हुआ, जिसके अध्यक्ष जॉर्ज यूले को बनाया गया। और जॉर्ज यूले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनने वाले प्रथम अंग्रेज थे, प्रथम अंग्रेज हो जाते हैं। चार जो अधिवेशन हम लोगों ने अभी देखा, ये जुबानी होना चाहिए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, जहाँ से बार बार प्रश्न पूछे गए हैं, जहाँ से बार बार पूछे गए हैं, जैसे में पेन चेंज कर लिया जाए, जैसे में आप देखिएगा 1896 में 1896 का कलकत्ता अधिवेशन हो जाता है। 1896 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ, यहाँ पर कलकत्ता अधिवेशन होता है। कब? 1896 में होता है यहाँ पर। और कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता जो किया यहाँ पर, उनका नाम है रहीमतुल्लाह सयानी। रहीमतुल्लाह सयानी ने इसकी अध्यक्षता की, रहीमतुल्लाह सयानी ने इसकी अध्यक्षता की। कब? 1896 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी ने किया। इसकी विशेषता क्या है, जहाँ से प्रश्न पूछा गया? इसकी विशेषता जो है यहाँ पर, इसकी जो विशेषता है, जो सबसे ज़्यादा, यानी कि पहली बार यहाँ पर वंदे मातरम गाया गया। यानी कि कांग्रेस के मंच से पहली बार वंदे मातरम जो है यहाँ पर। और वंदे मातरम को हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रीय गीत कहते हैं, राष्ट्रीय गीत कहते हैं, है ना। और राष्ट्रीय गीत की यानी कि वंदे मातरम की जो रचना किया, रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा किया गया। इसको बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा किया गया, इसका रचना। यानी कि कलकत्ता अधिवेशन हुआ 1896 में, जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी ने किया। और इसी कलकत्ता अधिवेशन के मंच से पहली बार वंदे मातरम गाया गया। बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ अभी पीसी में। और ये वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है, जिसके रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाते हैं, है ना, जिसके रचनाकार हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग देखते हैं 1906 में हुआ था कलकत्ता अधिवेशन। देखिए, कहा जाता है कि जो कंपटीशन की तैयारी आप कर रहे होंगे, जैसे 4.0 के लिए आप सोच रहे हैं कि हमको कंप्लीट करना है, और 4.0 के लिए हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ रहे हैं, तो हम यही आपको कहेंगे कि जहाँ भी आप हैं, ज़्यादा से ज़्यादा समय खुद के सेल्फ स्टडी पर दीजिए।
खुद की सेल्फ स्टडी पर आप देंगे तब हम लोग जितने भी कंटेंट यहाँ से हम लोग काम कर रहे हैं, जितने भी फैक्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं, एक रिवीजन भी हो जाएगा। अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आपको ये नोट्स बना रहे हैं, तो जब भी आप SCERT पढ़िएगा और NCERT पढ़िएगा तब फिर आपको समझ में आ जाएगा, है ना। और वहाँ पर आपका जो SCERT और NCERT है ना, यहाँ पर आते आते ग्रोथ देने का काम करेगा। अगर SCERT और NCERT पढ़ के अगर हमारा क्लास आप ज्वाइन करते हैं तो फिर एक भी प्रश्न आपसे छूटने वाला नहीं है, नहीं छूटेगा। बस ईमानदारी से मन लगा के और ध्यान लगा के पढ़िए। मेरा भी कोशिश रहेगा कि आपका एक प्रश्न ना छूटे, चाहे वो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम हो। अगर राष्ट्रीय कांग्रेस हम लोग पढ़ रहे हैं तो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम हो, या बिहार BPC आयोग के द्वारा अपने प्रश्नों का स्टैंडर्ड क्यों ना ज़्यादा बढ़ा ले, फिर भी आप प्रश्न बना करके आएंगे। इसको क्लास ख़त्म करिए, और क्लास ख़त्म करने के बाद आपके पास जो भी प्रैक्टिस सेट हमने बताया है, जो विगत वर्षों में जितने भी सवाल राष्ट्रीय कांग्रेस से पूछा गया है, पढ़ने के बाद आप उसको पढ़िएगा, सारे के सारे प्रश्न आपसे सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। 1906 में हुआ था कलकत्ता अधिवेशन। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ, और इस कलकत्ता अधिवेशन की जो अध्यक्षता है, इस कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा, है ना, दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। कब? 1906 में हुआ। 1906 में हुआ। और इसके पहले एक और अधिवेशन भी हम लोगों ने पढ़ा जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया, और वो अधिवेशन था 1886 का कलकत्ता अधिवेशन, है ना। इतना इस तरह से याद रखिएगा तो ज़्यादा मजा आएगा। यानी कि 1906 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ, और इस कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने यहाँ पे किया। और यही यानी कि कलकत्ता अधिवेशन के मंच से पहली बार क्या हुआ? तो पहली बार स्वराज की, है ना, स्वराज की मांग की गई। पहली बार स्वराज की मांग की गई, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया। और कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता यानी कि इस मंच से पहली बार ये स्वराज जो हम लोग देख रहे हैं, स्वराज की मांग की गई। पहली बार स्वराज की मांग की गई कांग्रेस के मंच से, कलकत्ता अधिवेशन के मंच से, जो 1906 में हुआ और जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया। नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जिसको हम लोग सूरत अधिवेशन के नाम से जानते हैं। सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ। सूरत अधिवेशन, सूरत अधिवेशन होता है कब? 1907 में। और सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किया था। रास बिहारी घोष ने किया। बहुत बार यह सवाल पूछता है, ये सवाल बहुत बार पूछा हुआ है बीपीएससी ने। बीपीएससी का कुछ देखिएगा कि और हॉट भी कुछ रहता है प्रश्न उसका जो बार बार पूछेगा। जैसे विगत 10 वर्षों में जितने भी आप प्रश्न उठा के देखेंगे जो कांग्रेस से पूछा हुआ है, 1-2 बार रिपीट कर दिया है। जैसे यहाँ पे क्या विशेषता है, तो 1907 में जो अधिवेशन हुआ, 1907 में, उसको हम लोग सूरत अधिवेशन के नाम से जानते हैं जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किया। और यहाँ पर विशेषता क्या है? यहाँ पर विशेषता ये है कि कांग्रेस 2 भागों में विभाजित हो गया। कांग्रेस जो है 2 भागों में क्या हुआ? विभाजित हो गया। पहला एक हो जाता है गरम दल, है ना, गरम दल हो जाता है, और दूसरा हो जाता है नरम दल। नरम दल, ये दोनों क्या करते हैं? ये यहीं पे लड़ाई झगड़ा करके यहाँ पे मारपीट भी हो जाता है, जूता चप्पल भी पड़ता है। जिस तरह कभी कभी आप देखते होंगे विधानसभा में, तो विधानसभा में हम लोग खास करके बिहार की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो वहाँ पे कुर्सी एक नेता दूसरे नेता पे पटक देता है, यहाँ तक कि जूता चप्पल भी कभी कभी, है ना, दिख जाता है। और ये सिचुएशन यहाँ पर हुआ था सूरत अधिवेशन में, जिसकी वजह से गरम दल अलग हो गया
है ना, गरम दल अलग हो गया और यहाँ पर नरम दल क्या हुआ, अलग हो गया। और ये समय था सूरत अधिवेशन का जो 1907 में हुआ और जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किया। बहुत बार यह सवाल जो है पूछा जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हम लोग यहाँ पर देखते हैं 1911 का जो अधिवेशन हुआ जिसको हम लोग कलकत्ता अधिवेशन के नाम से जानते हैं। 1911 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ, है ना। आप लोग एकदम मन लगा के पढ़िए, फिर देखिए मजा आ जाएगा। 1911 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ और जिसकी अध्यक्षता विष्णु नारायण धर होते हैं, जिसकी अध्यक्षता विष्णु नारायण धर होते हैं, है ना, विष्णु नारायण धर है। 1911 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ और कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता यहाँ पर विष्णु नारायण धर ने किया। और यहाँ पर विशेषता क्या है, क्या है प्रमुख विशेषता जो बार बार प्रश्न यहाँ से पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिएगा पहली बार, यानी कि पहली बार कलकत्ता अधिवेशन के मंच से पहली बार जन गण मन गाया गया। पहली बार, है ना, जन गण मन गाया गया। मतलब ये क्या है, राष्ट्रीय गान है। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, राष्ट्रीय गान। और इस राष्ट्रीय गान के जो रचयिता हैं उनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर, है ना। उनका नाम क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर हो जाता है। ठीक। 1911 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता विष्णु नारायण धर ने किया। और यहाँ की विशेषता क्या है कि कलकत्ता मंच से पहली बार जन मन गण राष्ट्रीय गान गाया गया जिसके रचनाकार रविंद्रनाथ टैगोर हो जाते हैं यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा जो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 1912 का अधिवेशन। 1912 का अधिवेशन जो बिहार में पहला कांग्रेस का अधिवेशन होता है। 1912 में बिहार में पहला कांग्रेस का अधिवेशन होता है जिसको हम लोग बांकीपुर कांग्रेस का अधिवेशन बोलते हैं। और बांकीपुर कहाँ है, तो पटना में है। यहाँ पर 1912 में होता है और यहाँ पर राम नारायण माधोलकर इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। राम नारायण माधोलकर इसके अध्यक्ष होते हैं। माधोलकर इसके अध्यक्ष होते हैं। यानी कि 1912 में पहली बार बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन होता है और वह कांग्रेस का अधिवेशन बांकीपुर में होता है। और बांकीपुर कहाँ है, पटना में है। और बांकीपुर कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता राम नारायण माधोलकर ने किया, जो बहुत बार प्रश्न आपसे पूछा गया है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे 1916 का जो अधिवेशन है, 1916 बहुत इंपॉर्टेंट है। 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था। 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ, लखनऊ अधिवेशन। और यहाँ से मुझे लगता है कि बार बार कोई भी कंपटीशन में बहुत सारे सवाल जो है पूछे जाते हैं, यहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो लखनऊ अधिवेशन जो 1916 में हुआ, इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया। अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ और 1916 में ही आपको पता होगा कि यहीं पर चंपारण सत्याग्रह में, है ना, जो महात्मा गांधी जिन नेता से मुलाकात हुआ उनका नाम था राजकुमार शुक्ल, जो चंपारण के किसान नेता थे। यहीं पर महात्मा गांधी से उनकी मुलाकात हुई थी, लखनऊ अधिवेशन में ही यहीं पर हुआ था। और यहीं पर राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को निमंत्रण दिया कि आप चंपारण आइए ताकि आपके द्वारा नीलहो के द्वारा जो अत्याचार किए जाते हैं किसानों के ऊपर, उसको खात्मा किया जा सके। और यही है लखनऊ अधिवेशन।
लखनऊ अधिवेशन हो जाता है। लखनऊ अधिवेशन की बहुत सारी विशेषता है, लेकिन जो सबसे मोस्ट पॉपुलर जो इसकी विशेषता है वह हो जाता है आपका यहाँ पर, यानी कि नरम दल और गरम दल जो अलग अलग हो गए थे अब उनका विलय कर दिया जाता है। अब दोनों क्या होते हैं, साथ हो जाते हैं। यानी कि विलय होता है किनका, विलय होता है किसका, नरम दल का, और गरम दल का विलय हो जाता है। दोनों आपस में फिर से मिल जाते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर एक और भी विशेषता है, पहली बार लखनऊ अधिवेशन में ही मुस्लिम लीग का, यहीं पर मुस्लिम लीग और प्लस में कांग्रेस के बीच में समझौता हो जाता है। यह बहुत बड़ी भूल होती है कांग्रेस के लिए, और यही वजह होता है कि बाद में हम लोग एक पाकिस्तान के रूप में, नए देश के रूप में हम लोग देखते हैं। ये बहुत बड़ी भूल हो जाती है ना। तो यहीं पर लखनऊ अधिवेशन जो 1916 में हुआ, 1916 में अधिवेशन हुआ, लखनऊ अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया। और इसी लखनऊ अधिवेशन में फिर से जो सूरत अधिवेशन में जो नरम और गरम दल अलग अलग हो गए, तो यहाँ पर आके दोनों फिर साथ हो जाते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी, दोनों के बीच समझौता होता है और दोनों एक दूसरे के साथ खड़े हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे हम लोग 1917 में कलकत्ता अधिवेशन होता है। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन होता है, कलकत्ता अधिवेशन है ना। और कलकत्ता अधिवेशन की बहुत खास विशेषता है। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन होता है और यहाँ के अध्यक्ष बनाए जाते हैं एनी बेसेंट को अध्यक्ष बनाया जाता है। यहाँ पर इसकी विशेषता खास क्या है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनने वाली जो सौभाग्य प्राप्त होता है वह एनी बेसेंट को होता है। यानी कि यहाँ पर क्या है, पहली महिला अध्यक्ष होती हैं, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनती हैं ये। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ और कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट है। पूछा जाता है बहुत बार प्रश्न कि राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन का पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी, तो एनी बेसेंट हो जाती है, एनी बेसेंट हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, अगला भी देख लेते हैं हम लोग। 1918 का अधिवेशन जिसको हम लोग बोलते हैं अहमदाबाद का अधिवेशन, अहमदाबाद का अधिवेशन होता है ना। जैसे भारतीय राष्ट्रीय हम लोग कांग्रेस ये जो आंदोलन पढ़ रहे हैं, अगर आप 8th क्लास का है ना, 8th क्लास का अगर आप SCERT पढ़िएगा तो उसमें दिया हुआ है। अगर आप NCERT का 12th क्लास का NCERT का अगर 12th क्लास का अगर आप NCERT पढ़ेंगे इतिहास का, तो वहाँ पर भी ये दिया गया है। SCERT में भी बहुत अच्छा तरीके से दिया गया है और NCERT में तो और अच्छे तरीके से दिया गया है। आपके पास संदर्भ की कमी नहीं है, आपके पास बुक्स है। और आपको हम ये बार बार बोलते हैं कि कम से कम SCERT और NCERT का ज़रूर अध्ययन कर लीजिए, फिर आपका रिजल्ट रुक ही नहीं सकता है। हम बार बार आपके रिजल्ट पे इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से कंप्लीट करना आसान है। अगर टीचर में आपका छूट जाए 1-2 नंबर से, तो सबसे मतलब समझिए से सबसे दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। नहीं छूटना चाहिए। अगर आप मेरे यहाँ पढ़ रहे हैं तो फिर नहीं छूटना चाहिए, तो फिर हमको भी बड़ा दुख लगेगा, है ना। हमने पढ़ाया और आपका रिजल्ट नहीं हुआ, बड़ा तकलीफ होगा। इसीलिए हम अपने तरफ से कोई कमी अगर नहीं रख रहे हैं तो आप अपने तरफ से भी कोई कमी मत रखिए। आप भी पढ़िए, आप भी 10 से 12 घंटा बैठने का आदत डालिए, सेल्फ स्टडी करिए। अपना मेहनत जो है यही काम देता है। कुछ भी हो जाए
अपने लोग ही आपको साथ देते हैं। दुनिया में सब लोग आपके लिए कहेंगे कि तुम तो मेरे लिए जान हो, फलाना हो, ढिमकाना हो, लेकिन जब भी मुश्किल में आप रहेंगे तो आपके घर वाले, आपके माँ बाप, आपके जो भाई बहन है वही आपके साथ हमेशा खड़े नजर आएंगे। इसीलिए हम आपको ये कहना चाहते हैं, आपको जितना भी मटेरियल हो या जो कुछ भी हो उसको आप अपना बनाइए। जब तक अपना नहीं बनेगा, आपके पास अपनी शक्ति नहीं होगी, है ना, तो फिर मज़ा नहीं आएगा एग्ज़ाम हॉल में जा कर के। एग्ज़ाम हॉल में जा कर के आपको, है ना, एकदम झंडा गाड़ के आना है, तभी मज़ा आएगा। तो 1918 में क्योंकि आपको पता होगा बाल गंगाधर तिलक को कभी भी अध्यक्ष बनाया नहीं गया, इसी में पहली बार अध्यक्ष बनाने की बात की गई थी। बाल गंगाधर तिलक को पहली बार इसी में अध्यक्ष बनाए जाने की बात की गई, लेकिन वैलेंटाइन सिरोल ने उनको कहा कि यह भारतीय राष्ट्रीय मतलब भारतीय का अशांति के जनक उसने कह दिया। और यही वजह था कि वैलेंटाइन सिरोल पर मानहानि का मुकदमा ठोक दिया और ये केस लड़ने के लिए उस समय वो ब्रिटेन चले गए, है ना, ब्रिटेन चले गए, जिसकी वजह से इस अहमदाबाद अधिवेशन का जो अध्यक्षता है मदन मोहन मालवीय ने किया। मदन मोहन मालवीय ने इसका अध्यक्षता किया। ठीक, यहीं पे रहने देते हैं। जिस दिन आपका डिमांड आने लगेगा कि एकदम लंबा क्लास लीजिए तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मज़ा आएगा, है ना। अगर आप हमें सहने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए, है ना, और अपने स्कोर को बढ़ाने के लिए अगर आप तैयार हैं, अपने रिजल्ट के लिए अगर आप बैठ गए 2 घंटा 1.5 घंटा जितना भी हो, है ना, फिर तो मज़ा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम भी देखते हैं जिस दिन आप लोग का डिमांड होगा कि भाई थोड़ा सा लंबा क्लास किया जाए तो फिर, है ना। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सपोर्ट आप लोगों ने किया। एक बार फिर से जब भी आप मेरा क्लास देखिए लाइक ज़रूर करिए। लाइक जैसे मिलता है अच्छा फील होता है ना। और जितने भी आपके साथी संगी लोग हैं एक बार ज़रूर उसको उन लोगों के बीच में शेयर करिए। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोग को। हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। और अभी हम लोग क्लास मॉडर्न इंडिया का कर रहे हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट। और इंडियन नेशनल मूवमेंट में हम लोग कांग्रेस का अधिवेशन देख रहे थे। तो कांग्रेस का अधिवेशन का ये हमारा सेकंड सीरीज हो जाता है, सेकंड क्लास है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने सेशन को, है ना। चलिए देखा जाए कांग्रेस अधिवेशन जो है ना, कांग्रेस अधिवेशन। यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट जो हो जाएगा 1922 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1922 में कांग्रेस का गया अधिवेशन होता है। और यह गया अधिवेशन बिहार का दूसरा अधिवेशन है, इसे भी याद रखिए। 1922 में बिहार में गया अधिवेशन होता है, गया अधिवेशन। और इस गया अधिवेशन की अध्यक्षता CR दास करते हैं। गया अधिवेशन की अध्यक्षता CR दास के द्वारा होता है। यहाँ पर 1922 में गया अधिवेशन होता है। बहुत बार प्रश्न पूछा है BPSC में। 1922 में जो गया अधिवेशन हुआ यह कांग्रेस का 37वां अधिवेशन है। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो 1922 में गया अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता CR दास ने किया। और CR दास को देशबंधु कहा जाता है। CR दास को देशबंधु कहा जाता है। और देशबंधु की उपाधि जो है महात्मा गांधी के द्वारा CR दास को दिया गया। पहली बात, बिहार में जो पहला कांग्रेस का अधिवेशन हुआ वह 1912 में हुआ। 1912 में हुआ और यही बिहार के पटना में और पटना के बांकीपुर में बिहार का पहला कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता RN माधोलकर ने किया। यहाँ पर RN माधोलकर के द्वारा किया जाता है। अध्यक्षता जो हमने
पिछली की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था। तो 1912 में हुआ अधिवेशन, है ना। और यह जो अधिवेशन है यह कांग्रेस का 27वां अधिवेशन है, याद रखिएगा, यह कांग्रेस का 27वां अधिवेशन है। ठीक। 1922 में गया अधिवेशन हुआ। गया अधिवेशन की अध्यक्षता CR दास के द्वारा किया गया। और CR दास को, है ना, थोड़ा सा आराम से चलिए, स्पीड बढ़ जाएगा, घबराइए नहीं, स्पीड हम बढ़ा देंगे, इतना स्पीड बढ़ा देंगे कि फिर भी आप परेशान हो जाएंगे। तो 1922 में जो गया अधिवेशन हुआ, फोकस हम इसलिए कर रहे हैं कि ये दोनों प्रश्न BPSC में आप देखिएगा, सिविल सर्विस से बहुत बार यह सवाल पूछा है, बहुत बार। 1922 में जो गया अधिवेशन हुआ वह कांग्रेस का 37वां अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता CR दास ने किया। और CR दास को देशबंधु कहा जाता है। देशबंधु की उपाधि महात्मा गांधी के द्वारा CR दास को दिया गया। और बिहार में जो पहला अधिवेशन हुआ 1912 में होता है ना। उसके बाद आइए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 1924 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, 1924 में। और 1924 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसे हम लोग बेलगांव का अधिवेशन बोलते हैं। बेलगांव का, है ना, बेलगांव का अधिवेशन है। और इसको याद करने के लिए इसलिए हम आपको कहेंगे कि ये महात्मा गांधी इसकी अध्यक्षता किया था इन्होंने। 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा किया गया, है ना, महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। 1924 में होता है बेलगांव का अधिवेशन। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है 1925 का, है ना, 1925 का अधिवेशन है। और 1925 का अधिवेशन हुआ जिसको हम लोग कानपुर का अधिवेशन कहते हैं। 1925 में कानपुर का अधिवेशन हुआ, कानपुर का अधिवेशन। और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू के द्वारा किया गया। इसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू के द्वारा किया गया। और इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनने का, है ना, अवसर इनको मिलता है। यह प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष है, महिला अध्यक्ष हो जाती हैं, है ना। चलिए, महिला अध्यक्ष हो जाती हैं 1925 में, है ना। 1925 में कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू करती हैं। और ये सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनती हैं कांग्रेस की। लेकिन अगर प्रथम महिला अध्यक्ष की बात किया जाए तो 1917 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। और कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट के द्वारा किया गया, है ना, एनी बेसेंट के द्वारा किया गया। और एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष बनती हैं। लेकिन ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनती हैं सरोजनी नायडू। 1925 का कानपुर अधिवेशन होता है ना। और 1917 में कलकत्ता अधिवेशन होता है। कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट करती है। और यह प्रथम महिला अध्यक्ष बनने का इनको सौभाग्य प्राप्त होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए 1926 में, है ना, 1926 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। और यह कांग्रेस का अधिवेशन गुवाहाटी अधिवेशन कहलाता है, गुवाहाटी में होता है ना। 1926 में जो अधिवेशन हुआ वह गुवाहाटी में हुआ, है ना, गुवाहाटी अधिवेशन हो जाता है। और गुवाहाटी अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीनिवास अयंगर के द्वारा किया जाता है। श्रीनिवास, है ना, श्रीनिवास अयंगर इसके अध्यक्ष होते हैं। अयंगर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ना। 1926 में कांग्रेस का गुवाहाटी अधिवेशन होता है। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीनिवास अयंगर के द्वारा किया जाता है। यह पूछे या ना पूछे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि कांग्रेसियों को खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया इसी अधिवेशन में, है ना। यानी कि खादी वस्त्र पहनना
पहनना अनिवार्य कर दिया गया। अनिवार्य कर दिया गया किसको? कांग्रेसियों को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रहना चाहिए, है ना, ये याद रहना चाहिए आपको। और ये खादी वस्त्र पहनना पूछा जा सकता है कि कौन सा अधिवेशन था जिसमें कांग्रेस को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया? तो 1926 का गुवाहाटी अधिवेशन होगा, जिसकी अध्यक्षता अयंगर साहब ने किया था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग यहाँ पे देखेंगे 1929 में। यहाँ से बहुत सवाल पूछे जाते हैं, बहुत सवाल है जो पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर होता है लाहौर अधिवेशन, है ना, यहाँ पर होता है आपका लाहौर अधिवेशन होता है। लाहौर अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू करते हैं, जवाहरलाल नेहरू करते हैं। इसकी विशेषता पे हम लोग ज़्यादा बात करेंगे, है ना। 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है। 1929 में लाहौर अधिवेशन, और लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू करते हैं। अक्सर सवाल पूछा जाता है कि लाहौर अधिवेशन किस नदी के तट पे हुआ? तो लाहौर अधिवेशन जो हुआ यह रावी नदी के तट पर हुआ, है ना, रावी नदी के तट पर यह लाहौर अधिवेशन किया जाता है। और इसी में जो विशेषता है लाहौर अधिवेशन की, यानी कि लाहौर अधिवेशन में पहली बार, है ना, पहली बार पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा जाता है। पहली बार पूर्ण स्वराज का, है ना, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा जाता है। किसमें? इसी लाहौर अधिवेशन में। 1929 के लाहौर अधिवेशन में जो है पहली बार, है ना, पहली बार जो है पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा जाता है। और लाहौर अधिवेशन रावी नदी के तट पर यह अधिवेशन होता है। और यही में ही, यानी कि इसी अधिवेशन में सर्वप्रथम राष्ट्रीय तिरंगा को अपनाया गया। इसी में राष्ट्रीय तिरंगा को अपनाया गया, है ना। इसी में पूछा जाता है कि राष्ट्रीय तिरंगा को पहली बार किस अधिवेशन में अपनाया गया? तो यही 1929 का लाहौर अधिवेशन हो जाएगा, यहीं पे। और नेहरू के द्वारा, यानी कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यहीं पर पहली बार की अगर बात करें, है ना, तो रावी नदी के तट पर राष्ट्रीय झंडा जो है फहराया गया। यहीं पर यह रावी नदी के तट पर जो है, रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा को फहराया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, है ना। और एक और भी इम्पोर्टेंट यहाँ पर देख लेते हैं। पहली बार अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, पहली बार तो 26 जनवरी को, है ना, पेन चेंज कर लीजिए। पहली बार 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का संकल्प लिया गया। स्वतंत्रता दिवस मनाने का संकल्प लिया गया। कब? 26 जनवरी को लिया जाता है। और 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1930 से, है ना, यहाँ भी देख लीजिए, 26 जनवरी, है ना, 1930 से प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 26 जनवरी 1930 प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। और 26 जनवरी को ही संविधान को भी क्या किया गया? लागू किया गया। यहीं पर इसी समय संविधान को लागू किया जाता है। अगर यहाँ से प्रश्न आपसे बने, अगर पूछे, तो निश्चित तौर पे आप अब बनाएंगे, है ना, यहाँ से बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू करते हैं। और यह लाहौर अधिवेशन रावी नदी के तट पर होता है, जिसमें पहली बार पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य रखा जाता है। उसमें पहली बार राष्ट्रीय तिरंगा को अपनाया जाता है। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का संकल्प लिया जाता है। और यही 26 जनवरी 1930 को, है ना, 1930 को क्या होता है? प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और इसी दिन ही संविधान को लागू किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ा जाए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 1931 का कराची अधिवेशन। 1931 का, है ना, कराची अधिवेशन हो जाएगा। कराची अधिवेशन है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
कराची अधिवेशन, और इस कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वही करते हैं, जिनको हम लोग लौह पुरुष कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, 1931 में कराची अधिवेशन हुआ और कराची अधिवेशन की अध्यक्षता जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें बात क्या है कि पहली बार इस अधिवेशन में मूल अधिकार की मांग किया जाता है, पहली बार। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, यानी कि पहली बार कराची अधिवेशन में मूल अधिकार की मांग की जाती है, मूल अधिकार की मांग की जाती है। इंपॉर्टेंट है, बहुत BVI है और अक्सर ये सवाल जो है पूछा हुआ है आपसे। ठीक है, कब 1931 का कराची अधिवेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया जाता है और इसी कराची अधिवेशन में पहली बार मूल अधिकार की मांग की जाती है ना। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर 1933 का कलकत्ता अधिवेशन, 1933 का, है ना, कलकत्ता अधिवेशन हो जाएगा। और ये कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता नलिनी सेन गुप्ता के द्वारा किया गया, नलिनी सेन गुप्ता के द्वारा, है ना, गुप्ता के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया। ठीक है, यानी कि 1933 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता नलिनी सेन गुप्ता के द्वारा किया जाता है। और ये आज़ादी के पहले यह तीसरी महिला हो जाती हैं, आज़ादी के पहले ये तीसरी हो जाती हैं। लेकिन भारतीय महिलाओं की अध्यक्षता में अगर क्रम में देखा जाए तो ये दूसरी महिला हो जाती हैं, है ना, ये दूसरी महिला हो जाती हैं। ठीक है, याद रहेगा, मुझे लगता है याद रहेगा आपको, है ना। सॉरी, इसके बाद हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वह हम लोग देखेंगे। यहाँ पर देखिए 1936 में एक होता है लखनऊ अधिवेशन, है ना। 1936 में यहाँ पर लखनऊ अधिवेशन होता है, लखनऊ अधिवेशन, है ना। और लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता जो है यहाँ पर, लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूछा जाता है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1936 का लखनऊ अधिवेशन जो है, लखनऊ अधिवेशन 1936 का जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अध्यक्षता किया जाता है ना। यहाँ पे एक और फैक्ट भी आप देख सकते हैं 1937 में 1937 में एक अधिवेशन होता है जिसका नाम है फैजपुर अधिवेशन, है ना। ये क्या है, फैजपुर अधिवेशन हो जाता है, फैजपुर अधिवेशन। इंपॉर्टेंट क्या है, तो 1936 में लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया, तो 1937 में भी फैजपुर अधिवेशन का अध्यक्षता भी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया जाता है। तो 1937 में जो फैजपुर अधिवेशन जो हुआ जो फैजपुर अधिवेशन हुआ, इंपॉर्टेंट क्यों है, तो यहाँ पर यानी कि पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन किसी गांव में हुआ, है ना। पहली बार कहाँ पर हुआ, गांव में हुआ। और ये फैजपुर जो है यह महाराष्ट्र में है ना। कहाँ पे हो जाएगा, तो महाराष्ट्र में होता है, ये महाराष्ट्र में है। यानी कि 1937 में जो फैजपुर का अधिवेशन हुआ, इस फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। और पहला अधिवेशन है कांग्रेस का जो गांव में होता है, यह गांव में हुआ सॉरी गांव में अधिवेशन हुआ, है ना। और ये जो फैजपुर है, ये फैजपुर महाराष्ट्र में पड़ता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आज समाप्ति कर दिया जाए। बहुत एक विद्यार्थी हैं, उनको बड़ा ये लग रहा है, अच्छा लगता है, जब वैसे जब मज़ा आ रहा है ना, तब तक वीडियो ही समाप्त हो जाता है। बट आप सही बोल रहे होंगे। चलिए, आप लोग के डिमांड पे हमने इस क्लास को थोड़ा सा लंबा स्टार्ट कर दिए हैं, है ना, ताकि टॉपिक आपका समाप्त हो जाए और प्रश्न भी बने। सबसे इम्पोर्टेंट ये है। और ये जो क्लास है ये बहुत सीरियस होगा,
क्योंकि हम आपको बता दें 4.0 का जो एग्ज़ाम है ये लास्ट बार ही है, और हम नहीं चाहते कि किसी भी कारणवश आपके जीवन में ये रह जाए कि ओह थोड़ा सा ये करना चाहिए था, है ना। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जितना हो सके उतना एनर्जी लगाइए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सेल्फ स्टडी करिए। अभी भी हम आपको बता रहे हैं रिजल्ट चाहिए तो सेल्फ स्टडी पे फोकस करना ज़रूरी है। हमारे 2 घंटा पढ़ाने के बाद ये अगर सारा कंटेंट अगर आपको याद रहता है ना, तब तो फिर मज़ा आ जाएगा। जो बुक मैंने आपको कहा था सेल्फ स्टडी में पढ़ने के लिए, उसको बैठिए 8 से 10 घंटा पढ़िए, फिर देखिए आपका स्कोर पीआरटी में 90+ कर जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है। और जितने भी हम लोग जीएस पढ़ रहे हैं जीएस पढ़ रहे हैं हम लोग, तो निश्चित तौर पे 32+ आएगा ही आएगा। 32+ आना ही है। अब जितना एनर्जी आप लगाइए, जितना एनर्जी लगाइए उतना ही अच्छा रहेगा, है ना। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, है ना। 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसको हम लोग हरिपुरा अधिवेशन कहते हैं। ठीक है, हरिपुरा अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन। और ये हरिपुरा भी पूछा जाता है कहाँ पर है, तो ये गुजरात में, है ना, गुजरात में हुआ हरिपुरा अधिवेशन। एक और अधिवेशन आप लोग देख लीजिए जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। 1939 में एक और अधिवेशन हुआ जिसको हम लोग त्रिपुरी अधिवेशन कहते हैं। बहुत बार सवाल पूछा गया है, यह त्रिपुरी अधिवेशन है। और त्रिपुरी अधिवेशन, त्रिपुरी आपको मध्य प्रदेश में हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। और दोनों अधिवेशनों की अध्यक्षता जो है यह सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। लेकिन यहाँ पर आप गड़बड़ हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पर इसको रखिए। यहाँ कहानी थोड़ा सा समझिए, है ना, यहाँ पर कहानी समझिए। हरिपुरा कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया जाता है। और हरिपुरा अधिवेशन 1938 में हुआ। 1939 में जो त्रिपुरी अधिवेशन जो मध्य प्रदेश में हुआ, यहाँ पर महात्मा गांधी ने अपने एक प्रतिनिधि को खड़ा कर दिया जिसका नाम है पट्टाभी सितार मैया, पट्टाभी सितार मैया, है ना। और दूसरी तरफ खड़े थे सुभाष चंद्र बोस। समझिए थोड़ा सा, है ना, सुभाष चंद्र बोस खड़े थे। जब यहाँ पर चुनाव हुआ अध्यक्ष बनने की, तो पट्टाभी सितार मैया जो है वो हार गए और सुभाष चंद्र बोस जो है यहाँ पर जीत जाते हैं और इसके अध्यक्ष बन जाते हैं। लेकिन महात्मा गांधी के बारे में अगर आपको बता दें, जब 1919 में उनका कांग्रेस में सक्रिय रूप से जब प्रवेश हो जाता है, तो इस कांग्रेस की पताका जो है वह आसमान में फहराने का काम महात्मा गांधी के द्वारा ही किया जाता है। अगर इस कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो जाती है, इतना ताकतवर महात्मा गांधी ने बना दिया कि कांग्रेस को अगर महात्मा गांधी कहा जाए और महात्मा गांधी को कांग्रेस कहा जाए तो दोनों में कोई फर्क नहीं है, है ना। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, पट्टाभी सितार मैया हार गए थे और ये प्रतिनिधि किसके थे, तो महात्मा गांधी के थे, है ना। ये प्रतिनिधि किसके थे, महात्मा गांधी के थे। और महात्मा गांधी को बड़ा दुख हुआ, बहुत दुख हुआ, आत्मसम्मान को ठेस लगा। तब उन्होंने कहा कि मैं तो एक ही मुट्ठी बालू से इस कांग्रेस से भी बड़ा संगठन तैयार कर सकता हूँ। सुभाष चंद्र बोस को लगा कि नहीं, हम लफड़ा नहीं करना चाहते हैं, है ना। तो लफड़ा ना करने की वजह से तनाव ना खड़ा हो, तनाव की स्थिति ना बने, इसके वजह से सुभाष चंद्र बोस यहाँ पर त्यागपत्र दे देते हैं, है ना। यहाँ पर त्यागपत्र ये सुभाष चंद्र बोस दे देते हैं। तो ये पद खाली हो जाता है। तो इस पद के जगह जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं, जो सवाल आपसे बार बार पूछा जाता है, वो हो जाते हैं राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद को यहाँ के अध्यक्ष बनाए जाते हैं। यानी कि सुभाष चंद्र बोस जो है जब त्याग पत्र दे देते हैं, तब यहाँ पे इनको अध्यक्ष बनाया जाता है। किनको, सुभाष चंद्र बोस को, राजेंद्र प्रसाद को। राजेंद्र प्रसाद को यहाँ पर देश रत्न कहा जाता है ना, इसे भी याद रखिए, देश रत्न कहा जाता है। और यह देश रत्न की उपाधि महात्मा गांधी के द्वारा दिया जाता है
है ना, किसको? राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत ही वीवीआई हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला देखते हैं हम लोग 1940 का, है ना, 1940 का रामगढ़ अधिवेशन। 1940 का क्या है? सॉरी, 1940 में होता है रामगढ़ अधिवेशन। रामगढ़ अधिवेशन होता है ना। 1940 में क्या हुआ? रामगढ़ अधिवेशन हुआ। और जब झारखंड बटा नहीं था उस समय, अगर उस समय की अगर बात किया जाए, है ना, तो यह बिहार में कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन हो जाता है, यह रामगढ़ अधिवेशन। और ये रामगढ़ अधिवेशन जो है, इस रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया जाता है। मौलाना, है ना, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा कलाम आज़ाद के द्वारा किया जाता है। इस गले में प्रॉब्लम की वजह से कल बहुत सारे लोग है ना, क्या करिएगा, करना पड़ता है ना। ठंडा का मौसम है, सर्दी भी बहुत ज़्यादा है, ठंडा भी बहुत लग रहा है, और देखते होंगे क्या। तो 1940 में रामगढ़ का अधिवेशन हुआ, है ना, ये रामगढ़ का अधिवेशन होता है। और ये देखिए रामगढ़ कहाँ है? तो झारखंड में, अभी झारखंड के हजारीबाग में है ना, यह झारखंड के हजारीबाग में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या विशेषता है? 1940 में रामगढ़ अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता मौलाना, है ना, कलाम आज़ाद साहब हुए। इसकी कुछ विशेषता है जो अक्सर पूछा जाता है। सबसे पहले कलाम साहब के बारे में देखिए, कहा जाता है कि सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने, ये सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने। और कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता जो सबसे ज़्यादा दिनों तक किया, यही कलाम आज़ाद साहब ही है। यानी कि सर्वाधिक दिनों तक, सबसे, है ना, सबसे अधिक दिन तक, सबसे अधिक दिन तक यह अध्यक्ष बनते हैं, मौलाना अबुल कलाम साहब, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला देखा जाए, उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे, वो हो जाएगा 1940 का, है ना, 1940 का हो जाएगा आपको मेरठ अधिवेशन, है ना। 1940 में होता है मेरठ अधिवेशन, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इस मेरठ अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वह जेबी कृपलानी के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर जेबी कृपलानी के द्वारा, है ना, कृपलानी के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया जाता है। कब? 1940 में। और ये आज़ादी के समय की बात थी। आज़ादी के समय में ये पूछा जा सकता है कि आज़ादी के समय में मेरठ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो जेबी कृपलानी के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे जेबी कृपलानी के द्वारा किया जाता है। तो कांग्रेस अधिवेशन की जो बातें हैं, जो इम्पोर्टेंट जो बातें हैं, यहीं तक समाप्त हो जाता है। बहुत है, बहुत है, बहुत है, काफ़ी है। अब कांग्रेस से रिलेटेड जो प्रश्न है बार बार पूछे जाते हैं, ये देखिए, महात्मा गांधी, यानी कि देश की आज़ादी के बाद महात्मा गांधी ने कांग्रेस के बारे में क्या कहा? सोचिए, महात्मा गांधी जो हैं, कांग्रेस के बारे में उन्होंने क्या कहा? अब जरा सोच के देखिएगा, जिससे इतना मोहब्बत है, जिससे इतना प्रेम हो, है ना, जिसके बदौलत इस देश को आज़ादी मिला, एक ऐसी संस्था जिसने देश की आज़ादी में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। जब देश आज़ाद होता है तो महात्मा गांधी कहते हैं यहाँ पर, है ना, महात्मा गांधी यहाँ पर कहते हैं कि कांग्रेस जैसे, कांग्रेस जो ये संगठन है, इस संगठन को अब समाप्त कर देना चाहिए। ये महात्मा गांधी कहते हैं कि कांग्रेस नामक, है ना, कांग्रेस नामक संगठन को समाप्त कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। पूछा जा सकता है कि किसने कांग्रेस के बारे में कहा था? किसने कांग्रेस के बारे में कहा था कि कांग्रेस नामक संगठन को समाप्त कर देना चाहिए? किसने कहा था? पूछा गया है। ये जो प्रश्न है यह पूछा गया है। दूसरा हो जाएगा, है ना, गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। गांधी मर सकता है, गांधी
मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। वाद का बहुत बड़ा मतलब होता है ना, ये जो है इसका बहुत बड़ा मतलब होता है। और यह 1931 में कराची अधिवेशन के समय में इन्होंने कहा था। 1931 में कराची जो अधिवेशन हुआ था, है ना, कराची अधिवेशन, उसी समय इन्होंने ये बात कही थी, गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। और जब देश आज़ाद हुआ तो कांग्रेस को ही समाप्त करने की बात महात्मा गांधी ने कर दिया, है ना। एक दो और भी कथन देख लेते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। महात्मा गांधी ने ही कहा था कि मैं एक मुट्ठी बालू से ही, है ना, लिख लीजिए क्योंकि अक्सर पूछा जाता है ना, पूछा जाता है। इन्होंने कहा था मैं एक मुट्ठी बालू से, है ना, बालू से ही से मैं एक मुट्ठी बालू से कांग्रेस से भी बड़ा संगठन, है ना, खड़ा कर सकता हूँ। और ये पता है उन्होंने कब कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं एक मुट्ठी बालू से कांग्रेस से भी बड़ा संगठन खड़ा कर सकता हूँ। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही ये बात कहा था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय उन्होंने ये बात कहा था, है ना, ये बात कही थी उन्होंने कांग्रेस के बारे में। कांग्रेस के बारे में बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा, ये भी देखिए। तिलक साहब ने कहा, है ना, तिलक साहब ने कहा यहाँ पर कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस चापलूसों का संगठन है। कांग्रेस जो है यह चापलूसों का, है ना, कांग्रेस चापलूसों का संगठन है। ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा। और उनका सबसे फेमस जो कथन है, उन्होंने कहा कि साल में एक बार, उन्होंने कहा साल में एक बार मेढक की तरह टरटराने से, है ना, टरटराने से कुछ भी नहीं होने वाला, है ना। आप लोग लिख रहे होंगे इसलिए हम भी सोचे कि लिख ही देते हैं। हो सकता है आप लोग नोट कर रहे होंगे, नहीं तो बोलने के लिए तो बोल के फटाफट चले जाते हैं, है ना। तो ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि कांग्रेस चापलूसों का एक संगठन है। और तिलक साहब ने ये भी कहा कि साल में एक बार मेढक की तरह टरटराने से कुछ नहीं होने वाला। यह सवाल पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है ना, बहुत बार ये है जो पूछा गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी, है ना, बंकिम चंद्र चटर्जी क्या कहते हैं, कांग्रेस के बारे में इनका कथन क्या है। तो यहाँ पर देखिए, इन्होंने ये कहा कि कांग्रेस के जो लोग हैं वह पदों के भूखे हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा कि कांग्रेस के जो लोग हैं, कांग्रेस के लोग, है ना, लोग पदों के भूखे हैं, पदों के भूखे हैं। और ये बात भी तो सही था, है ना, भूखे हैं, है ना। चलिए इसको देख लेते हैं यहाँ से, भूखे हैं। आप लोग आराम से पढ़िए, है ना, बहुत तेजी से पढ़ने के लिए अभी टाइम है, बाद में पढ़ा जाएगा इस सबको बहुत तेजी से। और तेजी से आने का थोड़ा सा समय आने दीजिए, अभी तो हम लोग शुरुआतें किए हैं, इंडिया नेशनल मूवमेंट हो रहा है ना। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने कांग्रेस के बारे में कहा कि कांग्रेस के लोग जो हैं वह पदों के क्या हैं, भूखे हो जाते हैं यहाँ पर। और कांग्रेस के बारे में लाला लाजपत राय ने क्या कहा, यह भी देख लीजिए। लाला लाजपत राय ने कहा, है ना, इसको सब याद कर लीजिएगा। सबसे अच्छा ये रहेगा कि जितना बार रिवाइज करिएगा उतना इसका फायदा आपको मिलेगा। तो लाला लाजपत राय ने कांग्रेस के बारे में कहा कि कांग्रेस जो है ना, ये जो कांग्रेस है, यह कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है यह डफरिन के, है ना, डफरिन के दिमाग की, है ना, दिमाग की उपज है। आज जो हम लोग टॉपिक आज समाप्त करने जा रहे हैं, 15-20 सालों में या किसी भी एग्ज़ाम में आप जितने भी सवाल बना सके बना लीजिए, सारे के सारे प्रश्न बनेंगे। एक बार SCERT पढ़िए, प्रश्नों का स्टैंडर्ड चाहे कितना भी हो जाए, चाहे BPC आपके लिए कितना भी चैलेंजिंग प्रश्न क्यों ना बनाए, आप निश्चित तौर पे बना के आएंगे, 100% आप बना के आएंगे, है ना। इसलिए सबसे पहला सेल्फ स्टडी करिए, रूम पे बैठ करके, कहीं भी हो आराम से रूम पे बैठ करके, है ना, इसको करिए। तो ये लाला लाजपत राय ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जो लोग हैं, है ना, कांग्रेस जो है यह डफरिन के दिमाग की उपज हो जाता है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है ये भी देख लीजिए, देखिए लॉर्ड कर्जन ने कहा, है ना, लॉर्ड कर्जन का जो कथन है, कर्जन का अक्सर पूछा जाता है। लॉर्ड कर्जन ने यहाँ पर कहा कि कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है, कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है। कर्जन ने क्या कहा, कांग्रेस जो है ना, कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है ना, कांग्रेस अब क्या लड़खड़ा रही है। और मैं इसे अपने कार्यकाल के दौरान, अपने कार्यकाल के दौरान, है ना, दौरान मरते हुए देखना चाहता हूँ, मरते हुए देखना चाहता हूँ। बताइए कितनी बड़ी बात कह दिया इसने। कर्जन ने कहा कि कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और मैं इसे अपने कार्यकाल के दौरान ही मरते हुए देखना चाहता हूँ। यह कथन बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है ना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इतना ही नहीं, एक और कथन कहता है जो कांग्रेस है, यह कांग्रेस देशद्रोहियों का संगठन है। ये भी कहता है ये कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस यह देशद्रोहियों का संगठन है। बताइए, देशद्रोहियों का, है ना, देशद्रोहियों का क्या है, संगठन है, संगठन है, ये कहता है ना, ये कहता है यहाँ पर। उसके बाद एक लास्ट हम लोग देख लेते हैं ना, फिर उसके बाद हम लोग प्रवेश करेंगे दूसरे टॉपिक में और सारे टॉपिक को हम लोग इसी तरह पढ़ते चलेंगे। एक और कथन है अरविंद घोष साहब का, है ना, अरविंद घोष का, कांग्रेस के बारे में उन्होंने क्या कहा, बहुत बार यह सवाल पूछा जाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब क्षय रोग यानी TB से मरने वाली है ना। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब ठीक है, क्षय रोग से मरने वाली है ना, ठीक है। अरविंद घोष ने कहा कि कांग्रेस अब क्षय रोग से मरने वाली है। तो ये जो कांग्रेस हम लोगों ने अधिवेशन किया, बहुत ही इम्पोर्टेंट अधिवेशन है। इतना याद करने के बाद जितना भी MCQ बनता है, अब बना के देखिए, सारे के सारे MCQ आपसे बनेंगे, है ना। और हम लोग MCQ पे भी बात करेंगे, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि टॉपिक जैसे समाप्त होगा हम लोग MCQ पे भी बात करेंगे। तो एक तरीके से आपका जो क्लास है ये चलते रहेगा और दूसरी साइड में हम लोग का MCQ भी टॉपिक वाइज चलता रहेगा, है ना। तो MCQ भी थोड़ा सा, क्योंकि 13 दिसंबर को एग्ज़ाम है और 13 दिसंबर में जो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम है BPC 70 BPC का, तो उन लोगों पे भी फोकस करना ज़रूरी है। तो थोड़ा सा टाइम हमको लगेगा, है ना। MCQ में हम लोग आएंगे और बेजोड़ तरीके से आएंगे, यानी कि 15 दिसंबर से हम लोग लगातार सिर्फ टीचर के लिए ही वर्क करेंगे, है ना। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ, है ना। आप लोग अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर इसको एक बार शेयर करें, है ना। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।